नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। जयपुर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की नापाक साजिश रचने वालों के एमपी कनेक्शन के बाद हड़कंप मच गया है। तीनों आरोपी आतंकी संगठन सूफा के सदस्य हैं। 12 किलो आरडीएक्स से अगर ब्लास्ट होता तो पूरा जयपुर दहल जाता। बता दें कि 2012-13 में रतलाम में सूफा सक्रिय हुआ था। तीनों आरोपी अलग अलग मामलों में जमानत पर थे, लेकिन इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, किसी को खबर तक नहीं मिली। इससे पहले भी भोपाल में बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमवी के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। उधर सिमी का मध्य प्रदेश से पुराना कनेक्शन रहा है। आखिर शांति के टापू कहे जाने वाले एमपी को कैसे दहशतगर्द अपनी पनाहगाह बना लेते हैं, और क्या बहुत दिनों की शांति के बाद मध्य प्रदेश में आतंकी साजिशें एक बार फिर से फल फूल रही हैं? आतंकी घटनाओं का मध्य प्रदेश कनेक्शन बार बार क्यों सामने आ रहा है? इन्हीं सवालों पर करेंगे आज आपकी बात। आपको बता दें कि जयपुर में कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि उनके पास से 12 किलो आरडीएक्स मिला था और ये बहुत जल्द ही एक बड़े धमाके को अंजाम देने वाले थे। लेकिन जब इनसे बातचीत की गई, इनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि ये सारी साजिश मध्य प्रदेश में रतलाम में बैठकर के बुनी गई थी। और जो 3 आतंकी पकड़ाए हैं ये रतलाम के रहने वाले हैं और यहां पर ये जेल में भी जा चुके थे, जिसके बाद से ये जमानत पर रिहा थे। लेकिन जमानत पर बैठकर अमानत में खयानत कर देश को दहशतगर्दी की आग में झोंकने की इनकी साजिश पूरी होती उससे पहले ही पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। राजस्थान पुलिस भले ही चैन की सांस ले रही है, लेकिन बीपी बढ़ गया है मध्य प्रदेश पुलिस का। पता चला है कि रतलाम में इन्होंने साजिश रची और वहां पर अब लगातार, इससे पहले आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक आतंकी संगठन के 4 आतंकी भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे, तो यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश क्या फिर से इन स्लीपर सेल्स के लिए पनाहगाह के तौर पर तैयार हो गया है। इसको लेकर के रतलाम में आप देखिए किस तरह आरोपियों को पर एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। वहां भी छानबीन शुरू कर दी गई, जो लोकल इंटेलिजेंस मिला है उसके बाद और जो इनपुट्स मिले हैं सेंट्रल एजेंसीज के बाद। और कुल मिलाकर के पूरे देश में इस वक्त हड़कंप है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर क्या कहते हैं, इस आतंकी साजिश को लेकर क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। इसके लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है, खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो गया है। मध्य प्रदेश में अगर कोई भी आतंकी सर उठाने का प्रयास करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। लगातार ये धरपकड़ चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का परिणाम है, जो क्राइम और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट है। कोई भी मध्य प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारा गृह मंत्रालय मुस्तैदी से काम कर रहा है और ये मध्य प्रदेश के वासियों के लिए संतोष का विषय होना चाहिए कि जो आतंकवादियों ने यहाँ पर पांव पसारने का प्रयास किया उनको समेट दिया गया। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल है, राजस्थान में आतंकी मंसूबे से बड़ी टेंशन, फिर साजिश में सामने आया मध्य प्रदेश कनेक्शन। शांति के टापू पर बारूद कौन बो रहा है? स्लीपर सेल क्या फिर एक्टिव हो रहा है मध्य प्रदेश में? सिमी के दौर की जब याद आती है लोग तो सिहर जाते हैं। सिमी जेएमबी के बाद सूफा का खूनी प्लान क्या फिर सुलग रहे हैं? मालवा और रतलाम, देश को दहलाने की साजिश मेड इन एमपी। अमन की जमीन पर फिर पनपने लगे आतंकी। यह सबसे बड़ा सवाल है और यह चिंता का सवाल इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से स्लीपर सेल्स एक्टिव हुए थे 90 के दशक और उससे पहले आसपास, वो बहुत चिंता का विषय था। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नेहा बग्गा जी। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डीजीपी आरएलएस यादव जी। यादव जी, आपका भी स्वागत करता हूं। कानून के जानकार हैं, आप बताएंगे कि क्या इस
आतंकी साजिश के कनेक्शन के मायने होते हैं। और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़े हुए हैं, जो कि सुरक्षा मामलों के जानकार भी हैं, और साथ ही साथ वो लगातार खास तौर से मालवा अंचल और जिस तरह से रतलाम, सिमी, शाहीन गैंग, इस तरह के जो तमाम फोर्सेस रहे हैं स्लीपर सेल के साथ काम करने वाले, उनको लेकर जितनी एक्सपर्टीज डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने के पास है वो शायद ही देश में किसी और के पास। मैं सीधे सबसे पहले आता हूं यादव जी आपके पास। पूर्व डीजीपी आप रहे हैं सर, मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में आतंकी घटनाएं तो नहीं हो रही, बहुत सुकून की बात है। इस बीच में हमें अवनीश भार्गव जी ने भी ज्वाइन कर लिया, आपका भी स्वागत करूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवनीश जी, बहुत स्वागत आपका। यादव जी, मैं जानना चाहता हूं, लेकिन ये कितनी चिंता की बात है कि क्या हमारे जो शहर हैं, चाहे वो मालवा के हों या भोपाल के हों, वो क्या नर्सरी बन रहे हैं स्लीपर सेल्स की? यहीं पर क्यों बार बार ये चीजें आ रही हैं? देखिए, नर्सरी तो पूरा देश ही है, केवल मध्य प्रदेश नहीं, अन्य जगहों से भी सूचनाएं इस तरह की आ रही हैं कि वहाँ के स्लीपर सेल एक्टिव हुए हैं। पूरे देश में कुछ वर्षों से जरा शांति हो गई थी, तो वे लोग जो कि इंडिया को इकोनॉमिकली कमज़ोर करना चाहते हैं, इसकी शांति को कमज़ोर करना चाहते हैं, सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं, वे फिर से एक्टिव हो गए हैं। और उनके लिए वे क्षेत्र जहाँ की उर्वरा जमीन थी इस तरह के लोगों को पैदा करने की, जैसे मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका जहाँ सिमी के बहुत से सेल्स थे पहले, इन क्षेत्रों में फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। और उसका प्रमाण है कि राजस्थान में जो पकड़े गए लड़के हैं। तो हमें ये उर्वरा जमीन जो पहले थी, यहाँ के प्रशासन और पुलिस ने बड़ा अच्छा काम करके इसको नियंत्रित किया था, वो फिर से सुगबुगाहट हो गई है और हमें बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है। पुलिस को बड़ी एक्टिव रहने की ज़रूरत है। इस तरह के जो सेल पहले जमानत पर हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड है, उनके सब की छानबीन करके उनके क्रियाकलाप पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, आपके पास आता हूं। मुझे ये बताइए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, ये तमाम तीनों लोग जो थे ये जमानत पर रिहा थे, पुलिस को पहले से पता था इन लोगों का हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो क्या आप इसे लोकल इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर भी स्वीकारेंगे कि इतनी बड़ी साजिशें रची गई? हालांकि अभी ये जानना बाकी है कि आरडीएक्स उनके पास कहां पहुंचा, क्या उसे मध्य प्रदेश में ही उन्होंने ले लिया था और यहां से लेके शिफ्ट हुए, या लेकिन क्या ऐसे लोगों पर बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है अब? देखिए अभिलाष, जो भोपाल जेल ब्रेक हुआ था, भोपाल में भी जो सीमी के आतंकी थे उनके पास से वो जिस प्रकार से जीवन निर्वहन कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि जेल में बहुत सारी सुविधाएं उनको मिली हुई थी। और आप इसको इस प्रकार से देखें कि जो सिमी के लोग हैं, सिमी पर जब से प्रतिबंध लगाया 2008 में, जिस प्रकार से सिमी के लोग पकड़े गए थे, उसके बाद ये छोटे छोटे संगठनों में नाम बदल बदल कर काम कर रहे हैं। और यह सोच लेना कि सिमी खत्म हो गई है, ये बिल्कुल एक खतरनाक संदेश होगा। इवन इसलिए भी क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से काम करते हैं वो स्लीपर सेल के तौर पर काम करते हैं, और जब जमानत पे छूटे हुए थे, ऐसे में इन लोगों को नजरअंदाज करना न केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर मामला है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी संघातिक प्रहार है। वह भी तब जबकि ये जो रतलाम का पूरा इलाका है, हम सबको याद होगा कि 2011 में अबू फैजल ने बहरुलाल टाप को गोली मारी थी। उसके बाद एसटीएफ के एक सिपाही पर भी रतलाम में हमला हुआ था, वे शहीद हो गए थे। यदि आप खंडवा जेल ब्रेक की बात करें तो खंडवा जेल ब्रेक को बनाने की जो योजना थी वो रतलाम जिले के एक गांव में बनी थी। रतलाम से 60 किलोमीटर दूर महिदपुर है, जहां पर सफदर नागौरी जहां का रहने वाला है, और सफदर नागौरी हम सब जानते हैं सिमी का मुखिया, जिसे इस अभी फांसी की सजा हुई है। जो रतलाम से 60 किलोमीटर दूर उन्हेल है, जहां पर हम सब जानते हैं कि आमिर परवेज रहने वाला है, जो कि जो गोधरा कांड है, गोधरा कांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी है। उन्हेल में ही 2008 में जो सिमी का एक प्रशिक्षण केंद्र पकड़ा गया था। तो कुल मिलाकर जो रतलाम का पूरा इलाका है, वह न केवल सिमी की दृष्टि से बहुत खतरनाक है, लेकिन यह अफीम का गढ़ भी है। और देखिए, ये जो सिमी जो है, ये अफीम की जो तस्करी होती है, जो अफीम, जो नारकोटिक्स, अफीम और खतरनाक हथियारों का जो गठबंधन है, हमको याद होगा कि 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसके जो हथियार पकड़े गए थे वो रतलाम से कुछ किलोमीटर दूर झिरनिया में सोहराबुद्दीन के कुएं में पकड़े गए थे। तो जहां पर जो इतना संवेदनशील इलाका, वहां पर
सजायाफ्ता मुजरिम या जो जमानत पर रिहा मुजरिम है, यदि सिमी के आतंकी इस प्रकार घूमने लगे तो आने वाले समय में देश के कई इलाके जो अभी शांत है, बम ब्लास्ट से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 5 से 8 सालों में बम ब्लास्ट को काफी रोका जाने में सफलता मिली है, लेकिन ये जो चीजें सामने आ रही है अविनाश जी, ये बेहद खतरनाक है। ठीक है, मैं आता हूं अवनीश जी आपके पास। अवनीश जी मुझे बताइए, क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए सीधे 90 के दशक से लेकर अभी तक के बड़े आतंकी जो हादसे हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, हमले हुए हैं, उसको लेकर के सीधा एक पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी डॉक्टर अलूने ने और बताया कि कैसे रतलाम बहुत सेंसिटिव है। लेकिन बार बार अगर यहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये लोग राजस्थान में जाकर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, आपको लगता है कि थोड़ा और अलर्ट हो जाना चाहिए खासतौर से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को? देखिए अभिलाष जी, जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें या नारकोटिक्स की जो बात कर रहे थे कि अवैध कारोबार नशे का चल रहा है, वो अफीम का, या गुजरात में जिस तरीके से दारू सप्लाई हुई, सब उनका कनेक्शन रतलाम से, मंदसौर से, नीमच से आता है, मध्य प्रदेश से आता है। मध्य प्रदेश की सरकार जहाँ तक काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के इंटेलिजेंस को पता नहीं है आतंकवादी जो काम कर रहे थे वो जमानत पे कैसे छूट गए, जब उनके खिलाफ पुख्ता सबूत थे तो उनको किस तरीके से छोड़ दिया गया और कैसे उनको जमानत मिल गई। ये कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय का, मध्य प्रदेश पुलिस का फेल्योर आता है। उसके बाद इंटेलिजेंस ने उन पर नज़र क्यों नहीं रखी जब ये जमानत पे छूटे थे, इनकी गतिविधियां किस तरीके से संचालित हो रही। तो मैं कह सकता हूँ मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें, यहाँ भय का वातावरण तो है ही, निर्मित लोगों के डराए धमकाए तो जाता ही है, लेकिन कानूनी शिकंजा जो लोगों पे कसना चाहिए। और भ्रष्टाचार इतना पनप गया है मध्य प्रदेश में कि भ्रष्टाचार के रहते कुछ भी करना संभव नहीं है। ना तो यहाँ पे तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, ना आतंकवादियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कई मामले यहाँ पे आए। अलोनी जी बता रहे थे कि रतलाम में जिस तरीके से आतंकवादी सफदर नागौरी से लगा के सबकी बात करें, खंडवा जेल ब्रेक की बात करें, सिमी के आतंकवादी भोपाल जेल ब्रेक की बात करें, भोपाल से जेल से सिमी के आतंकवादी भग जाते हैं, पुलिस को पता नहीं चलता है जेल में के अंदर इंटेलिजेंस का काम क्या था, किस तरीके से चल रहा था। ये सब बात समझने की जरूरत है। ठीक है, सांप निकल जाता है, उसके बाद लाठी पीटने से कुछ नहीं होता, बाद में हम चिल्ला चोट करते हैं, चर्चा करते हैं। अब 3-4 दिन तक पुलिस सक्रिय होगी, जगह जगह चौकी पे चेकिंग करेगी, ये हो गया। पूरे देश में, प्रदेश में भय का वातावरण बनाया जाएगा। कानून व्यवस्था के नाम पे जिस तरीके से 7-8 दिन परेशानी के लोगों को गुजरेंगे, आम जनता को तो ये परेशान करेंगे, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। एक पुलिस जाएगी, 2 व्हीलर्स का 4 व्हीलर की चेकिंग करेगी, उन पे चालान बनाएगी, उनसे पैसा लेगी, उनको छोड़ देगी। लेकिन उसमें जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है, जिनके मंसूबे साफ नहीं है, ऐसे लोगों को पकड़ने की और उनके कानून के द्वारा सजा दिलाने की कार्रवाई, फाइनल डिलीवरी नहीं हो पाती है। ठीक है, नेहा बग्गा जी, देखिए भोपाल से 4 आतंकी पकड़ाए तो हमें लगा चलिए पुलिस हमारी अलर्ट है और वहां से लोगों को पकड़ लिया गया। अब यहां से पकड़ाए हैं और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, यहां पर साजिशें कर रहे थे, यहां पर ये सजा याफ्ता भी थे और इन्हें जमानत मिली हुई थी, जमानत पर बैठ करके फिर बड़ी घटना को अंजाम दे रहे थे। थोड़ी चिंता होना इसलिए लाजमी हो जाता है नेहा जी, क्योंकि हमने सिमी का वो दौर देखा है और फिर उसके बाद जिस तरह से कहा गया कि सिमी को खत्म कर दिया गया, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हम लोग, ऐसा लग रहा है क्या? अभिलाष जी, देखिए आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा और ये पूरा देश जानता है कि मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू है। और आप जिस मध्य प्रदेश को शांति का टापू कह रहे हैं, ये कांग्रेस के जो यहाँ पर साथी प्रवक्ता बैठे हैं अवनीश भार्गव जी, वो ये भी जानते हैं कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उससे पूर्व में जब कांग्रेस की सरकारें मध्य प्रदेश में हुआ करती थी तो हालात क्या थे। नक्सल से तो खुद इनके कई बड़े बड़े नेता जो हैं उनकी जान गई है, नक्सलाइट्स ने इनकी जानें ली हैं। डाकुओं का क्या प्रभाव था हम सब जानते हैं, आतंकवादियों का क्या प्रभाव था मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं, और भय का माहौल किसे कहते हैं ये तो हमें 2014 तक प्रतिदिन जो है उसका अनुभव हम करते थे। हम ट्रेन में जाते थे तो डर लग जाता था कोई डब्बा बंद तो नहीं मिल जाएगा जिसमें ब्लास्ट हो जाएगा, सड़क पर चलते थे तो ढूंढते थे कोई कुकर तो नहीं है। इसी प्रकार से आप कहीं पर भी अगर ट्रैवल करते थे तो वहां जगह जगह पर ये रिकॉर्डेड मैसेजेस चलते थे कि अगर कोई बंद बक्सा मिल जाए, आपको कोई गिफ्ट रैपिंग का कोई डब्बा मिल जाए या कुकर नहीं मिल जाए तो उससे आपको बच के रहना और सूचित करना है। तो ये परिस्थितियां तब थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। पर आज आपको मध्य प्रदेश में डाकू नहीं दिखते। आपको शिवराज जी का वो एक स्टेटमेंट भी याद होगा जब उन्होंने कहा था या तो मध्य प्रदेश में डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा। आज मध्य प्रदेश में डाकू नहीं है, आज मध्य प्रदेश में नक्सल नहीं है। और जिस सिमी की आप बात कर रहे हैं उसको भी पकड़ के खदेड़ने का काम अगर किसी ने किया है, खत्म करने का काम किया है तो ये शिवराज जी की सरकार ने किया है।
आज आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं। तत्काल जब ये सारी खबरें कहीं पर कुछ आती हैं तो हमारा इंटेलिजेंस ही है जो इसको मीडिया और आम जनता के सामने लाने का काम करता है, क्योंकि उन्हें तुरंत धरपकड़ लिया जाता है। यहाँ पर 0 टॉलरेंस है इस प्रकार के लोगों की। अगर छोटे छोटे अपराधों की बात करेंगे तो 15 माह की सरकार भी आपको फिर याद आएगी कि आतंकवाद और ये तरीके की गतिविधियां हैं। ठीक है। भाई बाटला हाउस होता है तो सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रहती है और आतंकवादियों के लिए उनके आंसू जो है वो रुकते नहीं है। उसी प्रकार से अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है का समर्थन करने वाली कांग्रेस है। देश में जब कोई आंच आती है तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक कम है। से कम आज भारतीय जनता पार्टी जहां पर देश हित की बात होती है, राष्ट्र सर्वोपरि की बात होती है, जनता भारतीय जनता पार्टी। मैं आता हूँ अमनीत जी, आपके पास आता हूँ जी। परिणाम दिख रहे हैं जी ठीक है। आज आतंकवादी अगर गतिविधियों के या इन अपराधों की आप कमी ठीक देख रहे है, हैं तो इसे अभिलाष जी, ना मैं आता हूँ अमनीत जी, आपके पास आतंकवादियों आऊंगा। को देश की पनाह बनाने वाले ये लोग हैं। जब कंधार विमान से आतंकवादियों को छोड़ के आए ये ठीक है अमनीत जी, मैं आऊंगा। छत्तीसगढ़ में जो बम ब्लास्ट हुआ ठीक है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है अमनीत जी, मैं आता हूँ। प्रतिबंध लगाया दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने लगाया। ठीक है, ठीक है। के आतंकवादी पकड़े तो दिग्विजय सिंह जी ने पकड़े। ठीक है अमनीत जी, आ रहा हूँ आपके पास। मैं यादव जी के पास आता हूँ, पहले फिर आऊंगा आपके पास। सरकार में गए। ठीक है यादव जी, मुझे यह बताइए सर, आपने पूरे पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली देखी है। नेहा जी इसे उपलब्धि के तौर पर देखते हैं कि हमने साजिश होने से पहले उन्हें पकड़ करके उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है, और भार्गव जी कहते हैं कि ये तो बड़ी चूक है सुरक्षा में, इंटेलिजेंस में। कैसे आपको लगता है इससे क्या, इस पूरे वाक्य से क्या हमें क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए? हमें खुश होना चाहिए कि हमने देखिए साजिश को पूरा होने से पहले रोक दिया, या हमें इस बात को लेकर के तैयारी करनी चाहिए कि ये इतने आगे तक पहुंचे कैसे, आरडीएक्स इन तक पहुंचा कैसे? देखिए, स्थानीय मुद्दा नहीं है जी, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। और ये खाली मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इस तरह के स्लीपर सेल आजकल एक्टिवेट हो रहे हैं। और एक लक्षण दिख रहा है कि फिर से पाकिस्तान की आईएसआई चूँकि अपने देश में फेल हो रही है, तो हमारे यहाँ तरह तरह के लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करके अपराध करवाने जा रही है। ये आरडीएक्स राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, ये सब पाकिस्तान से आता है। और इसके लिए स्थानीय मुद्दा न सोच के ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि जहाँ जहाँ पहले सेल एक्टिव थे और नए सेल भी वो क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली यहीं क्रिएट हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ पकड़े गए हैं, बाहर भी कई स्टेट्स में पकड़े गए हैं, कर्नाटक में पकड़े गए हैं, सेल पकड़े जा रहे हैं। ठीक है। तो हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए, और इसको ये छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं जरा दरख्वास्त करूंगा कि ये जो विजुअल्स हैं ये और ये जो खास जानकारियां हमने जुटाई हैं ये भी हमारे फुल स्क्रीन जरा दर्शकों को दिखाते हैं। तब तक मैं अलूने जी के पास आता हूं। डॉक्टर अलूने, मुझे आप बताइए सर, बहुत सीधा सवाल है मेरा, मध्य प्रदेश ही क्यों? जब भी कोई ऐसी साजिश हो रही है, अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो सिमी हो, चाहे वो शाहीन गैंग हो, आपने बताया सफदर नागौरी, आपने बताया गोधरा का मास्टरमाइंड, आपने बताया खंडवा जेल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मध्य प्रदेश के, खास तौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश पर केंद्रित क्यों हैं? आखिर क्या वजह है, क्यों ये ज़मीन जो है ये बहुत कारगर साबित हो रही है स्लीपर सेल्स खास तौर से उनके लिए? देखिए, बहुत दिलचस्प सवाल पूछा आपने। जब मैं 2016 में भारत में आतंकवाद और सिमी पर रिसर्च पर जो किताब मेरी आई थी उसको लिख रहा था, मैं उन्हें गया तो मैंने उन्हें एक पर्सन से पूछा कि ये जो आपके यहाँ पर सिमी का कैंप कहाँ पर लगा था। उस युवा से पूछने के मुझे 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन वो नहीं बताया। दरअसल बात यह है कि जो मालवा का इलाका है वो अमूमन शांत समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि जो उज्जैन है, उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए दुनिया भर, देश भर से लाखों लोग आते हैं। वहां पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जो नागदा का इलाका है, तो नागदा को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और देश भर के लोग वहां पर रहते हैं। यही कारण है कि जो विदेशी एक पर्यटक का अपहरण हुआ था और उसका पप्पू सालार जो है, पप्पू सालार नागदा में आकर रुका था। इसके बाद जो रेलवे, जो रतलाम है वो रेलवे जंक्शन है और उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र पास में भी है। ये जो सारी की सारी चीजें, मालवा का शांत होना, महाकाल के दर्शन करने आना, मिनी इंडिया होना, ये सब बहुत महफूज जगह है आतंकियों के लिए। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी अभिलाष जी यहाँ पर
कि जो अफीम की तस्करी होती थी, देखिए अफीम की जो तस्करी है, आप जैसे रतलाम से नीमच तक जाते हैं तो रतलाम से नीमच तक अफीम बहुत आयत में होती है, और यहाँ पर बाछड़ा समुदाय भी बहुत रहता है। तो बाछड़ा समुदाय, हम सब जानते हैं कि बाछड़ा समुदाय के बहुत सारी जो लड़कियां होती है उनकी संलिप्तता कायमे पाई गई है। तो जो अफीम की तस्करी है, अफीम की तस्करी में जो पैसा आता था वो पैसा हथियारों से कब जुड़ गया है पता ही नहीं चला। जैसे सोहराबुद्दीन वाली बात की घटना का जिक्र किया, यहाँ पर एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जो मैंने अपने रिसर्च के जरिए पाई है कि जो महिदपुर एक छोटा सा इलाका है और नागदा छोटा सा इलाका है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों ट्रक है, और जो सैकड़ों ट्रक है तो रिसर्च के दौरान यह आया कि जो सैकड़ों ट्रक है वो फर्जी नाम से रजिस्टर्ड है इंदौर के पते पर। ये जो ट्रक है इनकी आवाजाही जो है आजमगढ़ होती है, इनकी आवाजाही पश्चिम बंगाल होती है, इनकी आवाजाही मुंबई होती है, और महाराष्ट्र तो पास में ही। इस प्रकार से जो ये अफीम की तस्करी है ये इसका मुंबई के अंडरवर्ल्ड से संबंध हो जाता है, और यही कारण है कि सिमी बढ़ते बढ़ते इतना आगे चला जाता है। यहाँ पर एक बात और कहूंगा मैं अभिलाष जी की जो सफदर नागौरी उज्जैन से निकलने वाला एक बंदा जो यहाँ से एमफिल करता है, और एमफिल करने के साथ साथ वो बर्फ की आग उसका ये विषय होता है। यहाँ से वो पश्चिम बंगाल जाता है, पश्चिम बंगाल में हुजी से उसके संबंध होते हैं जो बांग्लादेश का टेररिस्ट ग्रुप है। सिमी का ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन से संपर्क करता है। उसके साथ साथ जो शाहीन फोर्स की बात कर रहे हैं तो शाहीन फोर्स जो है आंद्रेबी आशिया अंद्रेबी जो कि कश्मीर की एक बहुत बड़ी आतंकवादी है, उसने दुख्तरान मिल्लत एक आतंकी संगठन बनाया था। वो जो आतंकी संगठन है जब से कश्मीर में बना तो जो महिलाएं हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी अलगाववादी हो गए, और यही कारण है कि कश्मीर का जो आतंक है, युवाओं को देखिए भारत विरोधी कितनी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मूवमेंट, सुपा, ये कोई एक संगठन नहीं है बल्कि ये बहुरूपीय संगठन है, अलग अलग रूप है, और अंततः ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत घातक है, और मालवा शांत इलाके के होने के कारण उनका महफूज ठिकाना भी है। अभिलाष जी ठीक है। अवनीश जी देखिए, एक तो हो गई पॉलिटिक्स की बात, लेकिन सुरक्षा की बात हम करें, और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, चाहे वो हर लिहाज में हो, हमने देखा है कि कई हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो बहुत खुश नहीं है हमारी तरक्की को देखकर। तो आपको लगता है कि अब जिस तरह से इंटेलिजेंस में तकनीक का सहारा लिया जाने लगा है, चाहे वो फेस मैपिंग हो, चाहे डीएनए सैंपल्स हो, चाहे दूसरे तरीके के बायोलॉजिकल सैंपल्स हो, उनका सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, और अब ज़रूरी है कि बहुत सख्ती से निगाह रखी जाए, ख़ास तौर से जब 2-2, 3-3 बड़े मामले बहुत कम समय में सामने आए। देखिए अभिलाष जी, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, देश की सुरक्षा का भी सवाल है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की गतिविधियां होना हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए शर्मनाक चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, नेहा बग्गा जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो घटना हुई वो कांग्रेस के समय हुई, कांग्रेस के नेता मारे गए, तो उसमें रमन सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने कहा सिम्मी के जब आतंकवादी यहाँ से जेल से भगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और सिम्मी के आतंकवादी कांग्रेस की सरकार ने पकड़े थे। जब जहाज से जो आतंकवादियों को मौलाना मसूद अजहर को छोड़ के आए थे काबुल में, जब वो भारत की धरती से काबुल गए थे तो खुद देश के गृह मंत्री उनको छोड़ के आए थे, ससम्मान, और आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया था उनके बदले में। ऐसी घटना है, बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। नेहा बग्गा जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी कहे वो सच नहीं हो सकता। जब ध्रुव सक्सेना भोपाल में पकड़ा गया था, आईएसआई के लिए करता था जासूसी, वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था। जब सरकार के लोग इसमें लिप्त हो जाए, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, मध्य प्रदेश आतंकवादियों की धरती नहीं है। भ्रष्टाचार, माफिया, शिक्षा माफिया, व्यापम माफिया, रेत घोटाला, अफीम तस्करी, गांजे, सब जब मिल के जाते हैं तो यह सुरक्षित पनागार बन जाता है। सिर्फ भाषण देने से कि जमीन में आतंकवादियों को गाड़ देंगे, कहीं बसने नहीं देंगे, बुलडोजर ऊपर चढ़ा देंगे, मध्य प्रदेश की जनता को भयभीत तो डराया जा रहा है। लेकिन आतंकवादी भ्रष्टाचारियों को खुली पनाह दी जा रही है, एक के बाद एक देख रहे हैं। हमको लगता है अब रुक जाएगा, ये काम नहीं रुकता। आपने देखा ये कि राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश के आतंकवादियों को राजस्थान में जयपुर में जाके पकड़ा। वो जयपुर में घटना क्यों करना चाह रहे थे, ये भी एक शोध का विषय कि मध्य प्रदेश में पलते पलते और राजस्थान में जाके घटना क्यों करना चाह रहे थे, उसको अशांत टापू क्यों बनाना चाह रहे थे। और मध्य प्रदेश में जितने भी आतंकवादी संगठन हो या आतंकवादी पनप रहे हो, फल फूल रहे हैं, वो क्यों फल फूल रहे हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ही। ठीक है, नेहा जी देखिए बहुत गंभीर सवाल उठा दिया और कहा कि आतंकियों की जमीन नहीं है, लेकिन करप्शन, ढीला सिस्टम रहने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेहा जी देखिए साफ तौर पर कहा करप्शन, ढीला सिस्टम और नजरअंदाजगी जो है
क्या ये महफूज बना रहा है आतंकियों की पनाहगाह को? मध्य प्रदेश में बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अवनीश जी। देखिए अभिलाष जी, वाकई ये जो मुद्दा आपने उठाया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत गंभीर मुद्दा है। ये हमारे प्रदेश नहीं, देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जैसे कि यादव जी भी कह रहे थे। मैं सहमत हूँ इस बात से, और इसको गंभीरता से अवनीश जी को भी लेना चाहिए। मेरा तो इनसे और इनकी पार्टी से आग्रह है कि जब किसी आतंकवादी को मारा जाता है तो सोनिया गांधी और ये लोग रोने का काम ना किया करें, बल्कि देश के साथ खड़े हुआ करें। और जिस तरीके से ये नक्सलियों की बात कर रहे हैं, तो इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका बार बार दिखाई देता है। मैंने दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल की बात की थी, जब इनके जो वरिष्ठ नेता हैं काबरे जी को नक्सल्स ने मार दिया था घर के अंदर घुसकर। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नेता कांग्रेस के खत्म हुए। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने छत्तीसगढ़ की बात नहीं की, मध्य प्रदेश की ही मैं बात कर रही हूँ। मैं मुद्दों को इधर से उधर नहीं लेके जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मध्य प्रदेश की सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में वो सशक्त सरकार है जो इन लोगों के पैरों को नहीं जमने देगी। पर इसके पीछे के बैकग्राउंड्स को भी आज तो खैर मौका नहीं है, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है, पर विस्तार से हमें समझने की जरूरत है कि हम जो नागरिक हैं इस देश के, कांग्रेस पार्टी ने जब देश में हुआ करती थी, प्रदेश में हुआ करती थी, जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट्स जो पूरे सप्लाई कर दिए हैं, चाहे कॉस्मेटिक एजेंसी को, चाहे ट्रैवल एजेंसीज को, चाहे खाने के मार्केट को लेकर, जिस तरीके से इनकी फंडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है हलाल सर्टिफिकेशन के साथ में, और कहीं ना कहीं हम सब उसके ट्रैप में जो आ गए हैं, उस पर भी हम सबको विचार करने की आवश्यकता है कि ये लोग जो आ रहे हैं दूसरे देश से हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसका जो है हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें सहयोगी बन रहे हैं। तो ये जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे खाने पीने के हो, कॉस्मेटिक के हो, एजेंसी हो, कोई भी, तो उसमें हमें चेक करने की आवश्यकता है। केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, खुफिया एजेंसी, गृह विभाग क्या कर रहा है ना? ठीक है, अभिलाष जी इनसे पूछिए तो मध्य प्रदेश में और देश में आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं देखिए, इसमें केंद्रीय एजेंसी के इनपुट पर वो पकड़े गए अवनीश जी, या राज्य के एजेंसी के हम पूछने का हक नहीं रखते, क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़ा मसला है। लेकिन हमारी जो मध्य प्रदेश के लोग हैं और मेरे जैसे जो लोग हैं जो मध्य प्रदेश में रहते आए, पलते आए, बढ़ते आए, उनकी चिंता बस इतनी है कि वो चाहे मालवा हो जो अपनी संस्कृति के लिए पहचान रखता है, चाहे मध्य प्रदेश हो जिसे शांति का टापू कहा जाता है, या चाहे रतलाम हो जिसकी पहचान नमकीन है, अगर उसकी पहचान गुनाह संगीन होगी, आतंकी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर हमें चिंता करनी जरूरी है। और जैसा कि यादव साहब ने कहा कि ये देश का मामला है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, किसी एक राज्य का नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये बार बार मध्य प्रदेश से तार ना जुड़ें, क्योंकि फिर इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, हमारा आत्मविश्वास भी डिगता है, और फिर सवाल ये भी उठते हैं कि जब सब कुछ हम देख रहे हैं तो उस पर काबू क्यों नहीं पा रहे। जब केंद्र और राज्य में, मध्य प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्टेशन उनसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उस पर उन्हें पूरा उतरना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। नेहा बग्गा जी, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अवनीश भार्गव जी आपका भी, या RLS यादव जी आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और डॉक्टर अलू ने आपका भी बहुत शुक्रिया डिबेट में हमें समय देने के लिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार।